हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपको इस चैनल पे होने वाली बातचीत से कुछ सीखने को मिलता है या आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना, लाइक करो, और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। आज हम लौटते हैं दोबारा अभिजीत चावड़ा जी की तरफ। किसी ने उनसे पूछा है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इंडिया का सबसे मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड कंट्री कौन सा हो सकता है। अगेन, अगर हम एक जनरल रूल ऑफ जियो पॉलिटिक्स, जिसे थंब रूल या कुछ भी कह लो, के थ्रू जाएँ तो कोई भी परमानेंट फ्रेंड या पार्टनर नहीं होते, परमानेंट आपके इंटरेस्ट होते हैं जियो पॉलिटिक्स में। ऐसा आपने शायद हज़ारों बार सुना होगा, नहीं तो बहुत बार तो ज़रूर सुना होगा। तो देखते हैं कि अभिजीत चावड़ा जी ने, मुझे लगा कि इसका क्या इंटरेस्टिंग आंसर हो सकता है। ऑल दो हमारे काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रशिया या सोवियत यूनियन जैसे भी आप कह लो, इनहेरिट किया जिस सोवियत यूनियन को रशिया ने, इन कंट्रीज़ के साथ रहे हैं हमेशा से ही। कभी भी मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन कभी भी बुरे रिलेशन नहीं हुआ। तो देखते हैं उनका आंसर क्या है। क्या वो प्रैग्मेटिज्म वाला एक एब्स्ट्रैक्ट आंसर देते हैं या फिर कोई लिटरली कोई कंट्री बताते हैं इस तरह की। In the world of geopolitics, who is India's most trusted friend? Good question. This is a question that many Indians have. And let me, explain what things are like. There are no friends in geopolitics. There are no friends, there are no enemies. There are allies and there are adversaries. And alliances and adversarial engagements are always temporary in nature. Nothing is permanent, nothing is set in stone. Let me give you an example. For the past 2,500 years, ever since China emerged as a civilization 2,500 years ago, all this time, India and China have never had an adversarial relationship. Never in the past 2,500 years. It's only after the Chinese Communist Party under Mao Zedong came to power in the 1950s or thereabouts that India and China became adversaries. The adversarial relationship happened because of Chinese actions. It started with the conquest of Tibet, the illegal annexation of Tibet, and then they started having designs on further Indian territory. So this is the first time in 2.5 millennia that India and China have become an ओके, थोड़ा सा मुझे इसमें डिफरेंस है। और ये ओपिनियन नहीं है, ये एक्चुअली हिस्ट्री है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग शायद इनसे थोड़ी डिफरेंट रही है। एक्चुअली डिफरेंट चाइनीज़ एम्पायर्स ने तिब्बत के ऊपर हमले किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लास्ट चाइनीज़ डायनेस्टी थी जिससे कि कुमिनटांग ने चाइना को ले लिया, जिसको बाद में सीसीपी ने हरा के फिर उनसे चाइना ले लिया, जो कुमिनटांग बाद में फिर ताइवान में चली गई। वो जो डायनेस्टी थी उसका नाम था चिंग डायनेस्टी। और चिंग डायनेस्टी ने अपनी सॉवरेनिटी के अंदर लिया हुआ था तिब्बत का जो एरिया था उसको, आई थिंक मोर देन अ कपल ऑफ 100 ईयर्स के लेवल पे। और बाद में जैसे उन्होंने चाइना को आज़ाद कराया, इधर से तिब्बत आज़ाद हो गया, तिब्बत ने भी। बट इनके पास हमेशा से ही ऑटोनॉमी थी। ये एक डिफरेंट रेस ऑफ पीपल थे, एक डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते थे, एक डिफरेंट लाइफस्टाइल, पूरी these are two different people. Tibetan people and Han Chinese people are two different people. तो इनके अंदर एक शुरू से ही एक ऑटोनॉमी रही है। बट ऑन एंड ऑफ डिफरेंट चाइनीज़ एम्पायर्स ने कभी इन पे हमला करके कब्जा कर लिया, कभी नहीं किया। और अगेन, जो आज का आप तिब्बत देखोगे, जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन जो चाइना में दिखाते हैं मैप के अंदर, एक्चुअली वो ओरिजिनल तिब्बत नहीं है। ओरिजिनल तिब्बत एक और प्रोविंस है, काफ़ी बड़ा प्रोविंस है, एक्चुअली चाइना के सबसे बड़े प्रोविंसेस में से एक है। आई थिंक उसको कहते हैं किंगहाई प्रोविंस या चिंगाई प्रोविंस, प्रोनाउंसिएशन शायद डिफरेंट हो सकती है, जो कि एग्जैक्टली तिब्बत के नॉर्थ में है, जैसे कि एक हाथ के अंदर एक बॉल हो, ऐसी सी शेप में। और वो पूरा आता है, वो पूरा एरिया कहलाता है तिब्बत। जो आज के टाइम का तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन है चाइना में, वो और किंगहाई प्रोविंस जो है वो पूरा ओरिजिनल तिब्बत था। अब ये जो पूरा लैंड मास है, और कई बार तिब्बत के जो तिब्बतन एम्पायर्स जो होते थे, वो कई बार कश्मीर के जो लद्दाख का एरिया है इस पे कब्जा कर लेते थे। कई बार यहाँ से जो लोग आते थे वो तिब्बत के कुछ एरिया पे कब्जा कर लेते थे। फॉर एग्जांपल, महाराजा रंजीत सिंह की जो रियासत थी, वो तिब्बत के जो आज का जो चाइना है उसके अंदर, तिब्बत के अंदर तक उनके लैंड थे, उनकी
सीमाएं लगती थी, अंदर तक गई हुई थी। डिपेंडिंग ऑन, आपको पता ही है पुराने ज़माने में राजा इधर से हमला करता है, कभी कोई उधर से हमला करता है, कभी कोई वो जीत लेता है, कोई परमानेंट आपकी बाउंड्रीज नहीं होती, बॉर्डर लैंड्स होते हैं बेसिकली। वही एरिया कभी किसी इस साइड के कब्जे में, कभी लेफ्ट के कब्जे में, कभी राइट के कब्जे में। तो बेसिकली बात यह है कि इसलिए नहीं रहा क्योंकि बीच में एक अंपायर था जिसको कि तिब्बतन अंपायर कहते हैं। हांस से हमारा डायरेक्ट रिलेशन बनता ही नहीं था। और दूसरी बात ये थी, मैं सीसीपी को ऑफ कोर्स पता ही है दुनिया में चोर कौन है, असली दुनिया में सबसे बड़ा, उसमें कोई शक नहीं है, वो मैं उस चीज़ से नहीं वो कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शायद साइंटिफिक लेवल भी वो नहीं पहुंचा था हिमालयाज़ के एग्जिस्टेंस की वजह से कि जिससे कि कोई एक डायरेक्ट लड़ाई होती, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता। और हाँ, फिर ये बात ठीक है कि हाँ, फिर सीसीपी ने ज़बरदस्ती तिब्बत को फुली ऑक्यूपाई करके चाइना के इंडिया के बॉर्डर पे आ गए, और जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बॉर्डर थे जो कि जिन पे हाँ हो गई थी सीसीपी के पहले वाली सरकार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उस पर फिर उन्होंने अपने नए क्लेम ठोकने शुरू कर दिए। तो हाँ, जो ये मॉडर्न राइवलरी है, इसमें बिल्कुल इसको प्रोपोगेट करने में ज़रूर सीसीपी का हाथ है। और उस बात की मुझे उनसे पूरी शिकायत है। एक्चुअली दुनिया में अगर मुझे किसी से शिकायत है तो एक्चुअली शायद वो सबसे ज़्यादा उनसे ही है, जिस तरीके के वो काम पूरी दुनिया में कर रहे हैं। एनीवे, एक लंबा टॉपिक है। Adversarial relationship. So, for the longest time, India and China were very good, not neighbors, because Tibet was always Yes. a common neighbor. यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। Now you have this situation. Let's take another example: India and Russia. Like I said, India officially was non-aligned, but unofficially, and for all real intents and purposes, it was an ally and a satellite of the Soviet Union during the so-called Cold War. Now, after the Cold War ended, after the USSR, इससे भी मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा। सैटेलाइट का मैं नहीं कहूँगा, एक अनसेड अलायंस था, बट सैटेलाइट स्टेट इंडिया का भी किसी का भी नहीं रहा। उसका रीज़न ये है कि इंडिया ने हमेशा से ही अपने फैसले अपने उससे लिए। उन्होंने कोशिश की होगी इन्फ्लुएंस करने की, इस बात से सोवियत यूनियन ने इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की होगी। एक XKGB डिफैक्टर थे, उनका एक इंटरव्यू आपको अक्सर ऑनलाइन मिल जाता है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी जो नीतियाँ हैं उनको परसू करते थे इंडिया में, सबवर्जेंस और समथिंग उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, सबवर्टिंग, सबवर्ट करने की कोशिश करते थे डिफरेंट अपने आइडियाज़ के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, इंटेलेक्चुअल्स में घुसपैठ बना के, नेताओं में घुसपैठ बना के, इस तरह से। बट मुझे लगता है कि इंडिया ने बहुत अच्छे से हमारी बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, बट इस चीज़ में मुझे लगता है कि हमारी अच्छी परफॉर्मेंस है कि हमने अपनी सोवरेनिटी को टू अ लार्ज एक्सटेंट मेंटेन किया हुआ है आज तक, डिस्पाइट ऑल जो हमारी कमज़ोरियां हैं उनके। integrated, a new republic was born, Russia, the Russian Union, Russian Republic, and Russian Federation. The relationship between India and Russia hasn't been the way the India-USSR relationship was. This relationship is not black and white. It's not straightforward. It is not a straightforward relationship. It is complicated, as we know. Russia is currently engaged in various other relationships with countries such as China and Pakistan, which India. Okay, इनके कहने का शायद ये मतलब है कि थोड़ा सा क्लियर कर देना है कि हमारी सिर्फ डायरेक्ट फ्रेंडशिप नहीं है, हमारा सिर्फ ये नहीं है कि बिल्कुल बढ़िया ही चल रहा है या फिर बिल्कुल बुरा ही चल रहा है, नहीं, अब थोड़ा सा ग्रे आ गया। पहले वाइट चल रहा था, फुल दोस्ती थी, हर चीज़ में एक दूसरे का दोनों साथ देते थे। अब ये हो गया कि दोस्ती है, बट कुछ चीज़ें वो ऐसी करते हैं जो हमारे अगेंस्ट चली जाती हैं, और कुछ चीज़ें हम ऐसी करते हैं जो उनके अगेंस्ट चली जाती हैं। Would never have expected if it was the Cold War. So Russia, Indians always look upon Russia as a great friend, right? But that was a relationship that was mutually beneficial at that time. Today Russia finds benefit elsewhere. It still has a reasonably good relationship with India, but it isn't the way it was, right? It isn't unconditional the way it was during the Cold War. So things change. Before 1947, there was no Pakistan, so we did not have any issue on the western border. Today we have this issue because this new temporary nation exists there currently, and so on and so forth. So there are no friends. Okay, once again, we talk about Israel, and Indians love Israel. Israel is our bosom buddy, our great friend. India and Israel have shared interests. That is why the relationship is so good. India and Israel are in some ways in a very similar position, in a very similar situation.
So that is why the interests of these two nations converge to a great deal, and that is why there is such a great amount of cooperation between the two nations. Things can change in the future, right? So there is nothing permanent in geopolitics. There are no friends or enemies. There are temporary alliances and temporary adversarial relationships. If we understand this, then we will be able to see the world for what it really is. It is a transient place. In geopolitics, the smallest unit of time is the decade. Nothing happens year after year. Okay, if you want to see change on the geopolitical level, you have to see it decade by decade. And if you see it that way, then you will see how the alliances and even borders change from time to time. So that is the lens through which we must look upon geopolitics. It is the realistic lens, not the idealistic lens. We have to be realistic and pragmatic and recognize the fact that every nation has its own interests. And when interests converge, we're going to work together. When interests diverge, we're going to either drift apart or even become adversaries. So that's how it works. In the इन्होंने जो लास्ट में बात कही कि बॉर्डर चेंज होते हैं, उससे मुझे एक चीज़ याद आई कि कहीं मैंने सुना था कि दुनिया में आज तक कभी कोई 50 साल ऐसे नहीं हुए जो कंटिन्यूसली 50 साल तक हर कंट्री के बॉर्डर एग्जैक्टली सेम रहे हों, और मुझे लगता है कि वो 50 भी नहीं है, शायद वो 20 है। हर 20 साल में कहीं ना कोई चेंज आ जाता है बॉर्डर्स में पूरी दुनिया में। फॉर एग्जांपल पिछले 10 साल में अगर आप देखोगे तो आपको साउथ सूडान और ये इंडोनेशिया से जो एक कंट्री अलग हुई है बोर्नियो आइलैंड के ऊपर, या आई थिंक कुछ नाम है, बट एक कंट्री वहाँ से भी अलग हुई है। साउथ सूडान से अलग हो गया। उसके अलावा अभी जो इथियोपिया में चल रहा है उसका क्या फ्यूचर होगा, उसका वो भी वक्त बताएगा। तो या बॉर्डर कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, शायद डेकेड्स में भी या 2 डेकेड्स में भी। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि ये दुनिया एक बड़ी ट्रांजिएंट प्लेस है, ये एक्चुअली हम थोड़ा सा और माइक्रो में जाके अपने ऊपर, इंसान के ऊपर भी देख सकते हैं कि हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं, चीज़ें करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन हम कितना डेस्परेट होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, बट हम शायद ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ हम एक सिर्फ जो चीज़ हमें लिमिटेड मिली है वो वक्त है। बाकी कोई भी चीज़ कितनी भी ज़्यादा या कितनी भी कम हो सकती है, क्योंकि अगेन दुनिया एक ट्रांजिएंट प्लेस है, नॉट जस्ट फॉर कंट्रीज, इवन फॉर ह्यूमंस, फॉर इंडिविजुअल्स। तो आई थिंक ये एक बात है जिस पे थोड़ा विचार किया जा सकता है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।